है स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। तो पिछले क्लास में हम सभी लोग आयुष संबंधी प्रश्नों की यहाँ पर कुछ चर्चा कर रहे थे और वहाँ पर हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी और उसमें हमने 3 वीडियोस बनाए थे। आप लोगों के काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज रहे हैं उसमें। और उसी सीरीज में अब हम उस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम आगामी जो भर्ती परीक्षा आ रही है एनटीपीसी की, उस परीक्षा के दृष्टिगत हम लोग यहाँ पर एक नई सीरीज आज से स्टार्ट करेंगे, जो हर दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। तो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनुज कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ए के पटेल। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, क्योंकि अभी इस टेलीग्राम चैनल में आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें मिलने वाली हैं। जैसे कि आज जो भी हम स्टार्ट करते हैं, पहले आपको बता दें, आज हम लोग आपका जो एनटीपीसी का पेपर होने वाला है उसमें जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं 2016 से आगामी के सारे पेपर्स, वो हम सारे पेपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। समझ रहे हैं ना। यानी कि आगामी जो भी पेपर्स हुए हैं 2016 के बाद के, वो सभी हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स में, और हम केवल यहाँ पर मैथ्स विषय का डिस्कशन करेंगे। मैथ्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप सभी लोग हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में इससे संबंध में एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर के संबंध में जो भी पेपर्स हैं वो सभी के सभी आपको मिलेंगे उसमें, ठीक है ना। और जैसे कि आज जो हमने स्टार्ट किया है, ये जो सीरीज स्टार्ट की है, इसमें करीब हमारे पास जो ये जो लिखा हुआ है ना 2 अप्रैल 2016, इस डेट में पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें करीब हमारे पास 40 क्वेश्चंस इस पेपर में आए थे। इस पेपर में 2 अप्रैल 2016 वाले में, तो वो हमने 40 क्वेश्चंस की पूरी पीडीएफ बनाई है, जैसा कि अभी आप देखेंगे यहाँ पर। आगे हम उन सारे क्वेश्चंस को बताएंगे, तो वो पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी इसी टेलीग्राम चैनल पे, यहीं पे मिलेगी। और साथ में इसका कंप्लीट पेपर, जिसमें से जो भी पूरा का पूरा पेपर आया था, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और करंट अफेयर और साइंस वगैरह जो भी पोर्शन है, वो सारा का सारा पेपर आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, और यहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। उसके पहले आप सभी को एक काम आप सभी को करना है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और अधिक से अधिक दोस्तों को पहुंचाइए, जिससे हम सभी लोग यहाँ पर मिलकर के इस पेपर को अच्छे से सॉल्व करें, और अधिक से अधिक इस चीज़ों को आप सभी लोग लाइक करें, ठीक है ना। आप सभी के लाइक से हमारा मोटिवेशन होता है, और हम उसी मोटिवेशन के तहत हम आपको नई नई चीज़ें देने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की डेट का अपना पहला क्वेश्चन। देखते हैं सभी लोग। देखिए सभी लोग, क्वेश्चन बोला गया है कि एक 20 मीटर लिखा हुआ है, 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकी हुई है और ये ज़मीन के साथ 6 डिग्री का एंगल बनाती है। दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी कितनी है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। पहली चीज़ तो यहाँ पे जो 6 डिग्री दिया हुआ है, वो 6 डिग्री ना हो के उसको आप सभी लोग 60 डिग्री करिएगा। 6 डिग्री में आप इसमें इन चारों ऑप्शन में कोई भी आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अगर आप 60 डिग्री करेंगे तो आंसर आएगा। तो देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि ये हम मान लेते हैं कि ये दीवार है, और इस दीवार में एक ये सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है, और ये इस दीवार में सीढ़ी का ये बेस दिया हुआ है, ठीक है ना, ये बेस दिया हुआ है। आपसे बोला गया है कि जो सीढ़ी की जो लंबाई है, सीढ़ी की लंबाई आपकी 20 मीटर दी हुई है, और ये दीवार के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आपको बताना है कि इनके पैरों के बीच की दूरी, यानी कि ये वाला पार्ट आपको यहाँ पर बताना है। क्लियर हो गया ना यहाँ पे। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि ये वाला जो पार्ट हमारा बना हुआ है, ये हमारा एक जो बना हुआ है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है ना। तो समकोण त्रिभुज में आपको पता होगा 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है लंब, जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं, एक होता है आधार, जिसको हम बेस कहते हैं, एक होता है कर्ण, जिसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। कहते नहीं कहते हैं। तो देखो यहाँ पर चर्चा हो रही केवल आधार और किसकी, कर्ण की। तो सबसे पहले आप ये बताइएगा कि इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसमें आधार और कर्ण कहाँ पर होता है। तो आपको यहाँ पर पता होगा कि आधार और कर्ण कॉस अथवा सेक में होता है, ये तो होता है ना दोनों में। तो हम यहाँ पे कॉस लेते हैं। देखिए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री इक्वल टू, कॉस का मतलब कितना होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मतलब कितना है यहाँ पर, x है, बटे कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। क्लियर हो रहा होगा ना सभी का। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 इक्वल टू
x डिवाइड बाई कितना 20, 2 से काटेंगे कितनी बार आएगा 10 बार, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 मीटर। यानी कि जो हमारा सीढ़ी और दीवार के पैरों के बीच की जो दूरी हो जाएगी उसकी जो लंबाई आ जाएगी वो 10 मीटर हो जाएगी, और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा ना। अच्छा, एक बात आपको और बता दें कि यहाँ पे जो इसमें जो क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसान थे, बिल्कुल भी कठिन क्वेश्चन नहीं थे। बस हमें करना क्या होता है, देखिए हमारे पास केवल 80 से 90 दिन का समय हमारे पास इसको एनटीपीसी की तैयारी के लिए बचा है। तो इतने समय में आप लोग क्या करते हैं, अपने घर पे आप अपना जो आपका स्टडी मटेरियल है वो आप पढ़ते रहिए साथ साथ में। और अगर आपको क्विक रिवीजन चाहिए होगा तो आप यहाँ पे क्विक रिवीजन के लिए आप ये जो हम पेपर करा रहे हैं यहाँ पर आप इसको ऐसे ही सॉल्व करते रहिए, ठीक है ना। हम हर दूसरे तीसरे दिन वीडियोज़ डालते रहेंगे। पिछले 1-2 वीडियोज़ हमारे काफ़ी डिले हुए हैं तो इसका काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, ये चीज़ हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिर हम थोड़ी सी व्यस्तता की वजह से नहीं कर पाए थे, लेकिन आगे हम ये चीज़ें करते रहेंगे, रेगुलर आपकी आती रहेंगी। हर 2 या 3 दिन में आपको एक वीडियो मिलता रहेगा, साथ में एक पेपर मिलेगा और प्लस मैथ्स के क्वेश्चन का एक अलग से सेट आपको मिलेगा जो कि उसी पेपर से छांट के निकाला गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सभी लोग, बोला गया है कि 3 संख्याएं 4:5:7 के अनुपात में हैं और उनका योग 320 है। तो बताइए सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि इन संख्याओं का योग दिया गया है 320, दिया गया है ना यहाँ पर। अच्छा, संख्याएं देखो यहाँ पर दी गई हैं 4:5:7, 3 संख्या है यहाँ पर। तो ये अनुपातिक रेशियो दिए हुए हैं, अनुपात दिया हुआ है यहाँ पर। तो हमें करना क्या होता है, जब भी कभी भी आपके सामने कोई भी रेशियो आता है तो हमें जो भी कंप्लीट पार्ट, जैसे यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, योग दिया गया है ना, तो हम भी इन रेशियो का आपस में क्या करेंगे, योग करेंगे। तो अगर ऐड करेंगे तो इधर कितना आएगा 7, 5, 12, 12 और 4 कितना होगा 16। यानी कि हमारे अकॉर्डिंग जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है 16 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है 320 आ रहा है। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 320 डिवाइड बाई कितना 16। तो 1 इक्वल टू हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 20 आ रही होगी ना सभी का। तो 1 की वैल्यू आ गई 20। तो आपसे बोला गया है कि बताइए सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे अनुपातिक मान में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या हमारी 4 है और सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी है 7 है। तो इन दोनों का योग हमारा कितना है 11 दिया हुआ है, आ रहा है ना यहाँ पर। तो अगर हमें 11 की वैल्यू बतानी है तो हमने 11 का किस में गुणा करना है 20 से। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 220 और ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 220। क्लियर हो गया होगा सभी का। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, अच्छा जब हम क्वेश्चन यहाँ पर करा रहे हैं तो साथ में आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कोशिश ये करिए कि जितनी देर में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हम देखो आपको यहाँ पर एक एक स्टेप बता के क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन आपको एक्चुअल में बता दें कि ये सारे जो क्वेश्चन है मुश्किल से आपके 10 to 20 सेकेंड में ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है ना। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी कमांड होगी तो इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत आसान से क्वेश्चन है। इसलिए जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें तो आप भी एक बार पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए अपने एंड से। क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तब तक आप ये वीडियो देखते रहिए, फिर आप क्वेश्चन को यहाँ पे जो भी हम अगर शायद हमारा कुछ तरीका नया होगा तो उसको सीखिए, या अगर आपके पास तरीका बेस्ट है तो उसको सीखिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो हम बताएं वही पढ़िए, आपको जो बेस्ट लगता है वो पढ़िए, बस प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। देखो मैथ क्या होता है ना कि मैथ कोई एक दिन में नहीं आती, बस आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन हमारा जो है एक डीआई का पार्ट है, डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें आपका ये टेबल चार्ट है, आपका ये टेबल चार्ट बनाया गया है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। नीचे कंपनी का तिमाही बिक्री डेटा दिया गया है। देखिए वित्तीय वर्ष 2012-13 का क्वार्टर फर्स्ट में 25 लाख रुपए की सेलिंग हो रही है
और दूसरी तिमाही में 34 लाख रुपए की सेलिंग हो रही है, तीसरी तिमाही में 24 लाख रुपए की और चौथी तिमाही में 29 लाख रुपए की। यानी कि देखिए 2012-13 की तिमाही में इतने की सेलिंग हुई। अब आते हैं 2013-14। 2013-14 की पहली तिमाही में 36 लाख रुपए, दूसरी तिमाही में 32 लाख रुपए, तीसरी तिमाही में 39 लाख रुपए, चौथी तिमाही में 33 लाख रुपए की सेलिंग हुई। ये देखो यहाँ पर ये 2013-14 का डेटा आपको दिया गया है यहाँ पर। और फिर देखिए लास्ट में हमारा दिया गया 14-15 का डेटा। पहली तिमाही में 45 और दूसरी तिमाही में 48, तीसरी तिमाही में 44 और चौथी तिमाही में 41। ये डेटा 2014-15 के चारों क्वार्टर का दिया गया है यहाँ पर। तो बोला गया है कि बताइए वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कुल बिक्री कितनी है। तो आप देखो वित्तीय वर्ष 2014-15 यही तो आपका है ना यहाँ पर, ये जिसमें देखो हम हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पर, ये वित्तीय वर्ष 2014-15 है। तो 2014-15 की सेलिंग आपको बतानी टोटल कितनी है। तो चारों की चारों सेलिंग हम देख लें कितनी है। देखिए फर्स्ट क्वार्टर की जो सेलिंग थी वो हमारी कितनी थी, 45 लाख रुपए। सेकेंड क्वार्टर की सेलिंग जो थी वो 48 लाख रुपए। तीसरी तिमाही की सेलिंग 44 लाख रुपए और चौथी तिमाही की सेलिंग 41 लाख रुपए। आ रहा होगा ना यहाँ पर। और जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ रहा होगा 178 लाख रुपए। और ये आपका यहाँ पर आंसर आ रहा होगा। क्लियर हो गई ना यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर सही होगा वो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, और ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये चार्ट आपका बिल्कुल भी कठिन नहीं था। आपको एक बात और बता दें कि जो भी पेपर एनटीपीसी या ग्रुप डी में आता है उसमें एक चार्ट आपका ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। क्लियर है ना यहाँ पर। तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों में डाउट होता है, उनको चार्ट वाले क्वेश्चन या डीआई जो है वो बहुत कठिन लगती है। तो घबराइए मत, हम आपके पेपर से पहले ही एक हम कंप्लीट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, 2 या 3 वीडियो में पूरी की पूरी डीआई को हम पढ़ाने की आपको कोशिश करेंगे। ठीक है ना। कोशिश करेंगे कि डीआई कंप्लीट कर दें हम पहले, जिससे आपके कम से कम जो 3 से 4 क्वेश्चन जो आते हैं नंबर, वो बिल्कुल भी आपके बिल्कुल ख़त्म ना हो, आप उनको बहुत आसानी से क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करके आएँ। ठीक है। तो चलिए इसी डीआई में अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2013-14 में कंपनी की बिक्री में साल दर साल का विकास में प्रतिशत, यानी कि कंपनी में जो विकास हुआ है उसका प्रतिशत कितना है आपको ये बताना है। यानी 2012-13 से 13-14 में। देखिए सभी लोग, सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में विकास कितने का हो रहा है। तो देखिए 12-13 में इतने की सेलिंग हो रही है। फिर देखेंगे 13-14 में हमारे पास कितने की सेलिंग हो रही है, इतने की सेलिंग हो रही है। तो सबको अलग अलग देखेंगे। देखिए 2012 से 13 की सेलिंग हम देख रहे हैं। देखिए पहली तिमाही में कितने लाख की सेलिंग, 25 लाख की सेलिंग। दूसरी तिमाही में कितने की, 34 लाख की। तीसरी तिमाही में कितनी, 24 लाख की। और चौथी तिमाही में कितनी, 29 लाख की सेलिंग हुई। तो आपको यहाँ पे ये देखना होगा, यहाँ पे टोटल देखना होगा कितने की सेलिंग हुई। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे टोटल आपके 112 लाख रुपए की सेलिंग हो गई, यहाँ पे हो जाएगी ना। यहाँ पे आप इसको जोड़ लीजिएगा, 112 आएगा यहाँ पर। अच्छा फिर देखेंगे यहाँ पर, देखिए 12-13 13-14 थे ना, तो यहाँ पर 13 से 14 की भी सेलिंग देख लेते हैं। देखिए 13-14 की पहली तिमाही में 36 लाख की सेलिंग है, दूसरी तिमाही में 32 लाख की सेलिंग है, तीसरी तिमाही में 39 लाख की सेलिंग है और चौथी तिमाही में कितने की सेलिंग है, 33 लाख की। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे यहाँ पर तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 140 लाख रुपए की सेलिंग आपकी हो जाएगी ना यहाँ पर। अच्छा अब आपको बताना है कि बताइए 2012-13 से 13-14 में कितने प्रतिशत की सेलिंग ज़्यादा हुई, आपको यहाँ पर ये बताना है। देखिएगा सभी लोग, जब भी यहाँ पर प्रतिशत में वृद्धि का कॉन्सेप्ट आता है तो हमने आप सभी को, जिन्होंने हमसे प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक जिन्होंने पढ़ा है, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का टॉपिक पढ़ा है ऑफलाइन क्लासेस में, उनको शायद ये चीज़ें क्लियर होंगी। जब भी कभी भी हम प्रतिशत वृद्धि, हम यहाँ पे 2 चीज़ें पढ़ाते हैं, प्रतिशत वृद्धि पढ़ाते हैं और एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं प्रतिशत कमी पढ़ाते हैं। अच्छा दोनों ही चीज़ें बहुत एक दूसरे से रिलेट करती हैं और क्या होती हैं ये हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में बताए हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम केवल यहाँ क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रतिशत वृद्धि का जो कॉन्सेप्ट होता है, प्रतिशत वृद्धि का जो एक फॉर्मेट होता है वो होता है डिफरेंस इंटू 100 बटे स्मॉल संख्या।
ये हमने बताया था। अच्छा, ये कोई फार्मूला नहीं है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है अगर वो देखेंगे कि ये फार्मूला है तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ये फार्मूला नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। अभी अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो अगर आगे बनाएंगे, हम जब भी आगे बनाएंगे तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। तो देखिए सभी लोग, परसेंटेज वृद्धि में क्या होता है, डिफरेंस यहाँ पर कितना है, 112 और 140 में हमारा जो डिफरेंस आता है वो 28 का आता है डिफरेंस, इनटू में 100 और डिवाइड में छोटी संख्या का मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, 112 आ जाएगा ना यहाँ पर। और जैसे ही आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, 25%। और ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ ना यहाँ पर। तो इसको थोड़ा सा देखिए, हमने यहाँ पर जूम आउट कर दिया और आप चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से समझ सके इसके लिए। तो आप देख पा रहे कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 25% की वृद्धि, ये आपके यहाँ पर क्लियर आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे ना। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है। अच्छा, आपको एक बात और बता दें कि जो हमारा डीआई का पार्ट होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट होता है, इसमें केवल और केवल 2 से 3 टॉपिक का ज़्यादा यूज होता है। जैसे हमारा एक पहला टॉपिक है परसेंटेज, दूसरा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस और तीसरा टॉपिक है हमारा रेशियो। अगर आप 3 टॉपिक को अच्छे से समझ गए ना तो आपका डीआई का टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाता है। बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती है, वो आपको अपने एंड से समझनी होती है। या फिर कैलकुलेशन वाले यानी कि जब नंबर सिस्टम का हम पार्ट पढ़ाते हैं सिंप्लीफिकेशन, तो वहाँ पे हम आपको कैलकुलेशन भी बताते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम वो नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। फ़िलहाल अभी हम ये क्वेश्चन देखते हैं अगला, ठीक है। तो इसी सीरीज़ में यानी क्वेश्चन नंबर, इसी डीआई में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए सभी लोग, बोला गया है कि वित्तीय वर्ष 13-14 के लिए प्रति तिमाही औसत बिक्री कितनी है। तो देखिए, औसत बिक्री आपको यहाँ पर बतानी है 13-14 के लिए। देखो 13-14 की सबसे पहले हमें देखना होगा कि टोटल बिक्री कितनी है। अच्छा, आप सभी को यहाँ पर एवरेज का कॉन्सेप्ट तो पता होगा ना, एवरेज क्या होता है। तो अगर आप एवरेज को ध्यान से देखेंगे तो एवरेज का मतलब होता है कि जो भी संख्याएं दी हुई हैं इनका योग, यही होता है ना, बटे में कुल संख्याएं कितनी थी, यही तो फॉर्मेट आपका एवरेज का बनता है ना। तो देखिए 2013-14 फाइनेंशियल ईयर में सभी संख्याओं का योग देखो, हमने भी पिछले वाले उसमें निकाला था। 13-14 में टोटल योग हमने कितना निकाला था, देखिए हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पर हम 140 निकाला था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 140 बटे, यहाँ पे देखिए टोटल 2013-14 में कितनी तिमाही है, यहाँ पर 4 तिमाही है, तो 4 से भाग करेंगे। और जब हम 140 को 4 से भाग करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 35 लाख रुपीज़, और ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समझना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए लिखा हुआ है कि ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिन में करते हैं। उनकी काम करने की दर का अनुपात 8:5 है। ए उसी काम को अकेला कितने दिन में करेगा। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी मिलकर काम को करते हैं कितने दिन में, एक सेकेंड। क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर कि ए और बी मिलकर काम को करते हैं 40 दिन में, करते हैं ना। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि तथा उनकी काम करने की दर का अनुपात 8:5 है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी की जो इफ़िशियंसी है, काम करने की क्षमता है, उसका जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8:5। मतलब ए अपनी 8 क्षमता से काम करता है और बी अपनी कितनी क्षमता से काम करता है, 5 क्षमता से काम करता है। तो ये जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक आपका टाइम एंड वर्क का टॉपिक है। ऑफलाइन क्लासेज जिन्होंने पढ़ी हैं वहाँ पर देखिए हमने टाइम एंड वर्क में इस टाइप के टोटल 2 से 3 क्वेश्चंस, 2 से 3 टाइप बनते हैं। वहाँ पे हमने हर एक टाइप को सॉल्व करने के लिए आपको एक कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, तो उसी कॉन्सेप्ट में एक चीज़ उठाते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है ए की जो इफ़िशियंसी है वो कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है, और बी की जो इफ़िशियंसी है वो दोनों कितनी, उनकी इफ़िशियंसी कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। तो अगर दोनों मिलकर के काम करेंगे ना तो दोनों की क्षमता भी मिल जाएगी, तो दोनों की इफ़िशियंसी मिलेगी, तो कितनी इफ़िशियंसी हो जाएगी, 13 इफ़िशियंसी हो जाएगी ना। तो आप ये देखिएगा 13 इफ़िशियंसी मिलकर के कितने दिन में काम करती हैं, 40 दिन में काम करती हैं ना। तो एक इफ़िशियंसी कितने दिन में करेगी,
एक इफिशियंसी कितने दिन में करेगी, ए इफिशियंसी करेगी 40 × 13 डेज, इतने दिन में करेगी ना। अब आप इस बात में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इफ़िशियंसी का जो कॉन्सेप्ट होता है ना उसमें थोड़ा सा चीज़ें रिवर्स होती हैं, यानी कि मल्टीपल की जगह हम भाग करते हैं और भाग की जगह मल्टीपल करते हैं। ये क्यों करते हैं ये हम टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी तो हम इतना देखेंगे कि 40 × 13 हो जाएगा। आपसे बोला गया कि बताइए ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो देखिए ए की क्षमता कितनी है, ए की इफिशियंसी कितनी 8 है ना यहाँ पर। तो इसी चीज़ को यानी कि इसको हम पूरे को किससे भाग कर देंगे, 8 से भाग कर देंगे। तो 8 से भाग करेंगे तो 8 × 5 = 40, 13 × 5 का मतलब कितना हो जाएगा 65 डेज, और ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आशा है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए, जितने लोग का आंसर आ गया है जितने लोग का आंसर सही आ रहा है कि वो अपने कमेंट बॉक्स में एस टाइप करें, ठीक है। जिनका भी सही आंसर आ रहा है वो सभी अपने कमेंट बॉक्स में एस टाइप करें, बिल्कुल भी देरी ना करें इसमें, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं। बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है। देखिए सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज बनाए। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका जो एक एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और इसकी जो कर्ण को छोड़कर ये दोनों भुजाएं जो होती हैं वो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा एक दूसरे पर 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती हैं। इसका जो एरिया दिया हुआ है यहाँ पर देखेंगे, इसका जो एरिया दिया हुआ है वो 30 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। उसमें बोला गया है कि उसका आधार जो है इसकी जो ऊंचाई है वो आधार से 7 मीटर अधिक है। तो ऊंचाई आधार से ज़्यादा है ना, तो हम आधार को अगर हम x मान लेते हैं तो ऊंचाई को यहाँ पर कितना मानेंगे हम x + 7 मानेंगे। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि हम यहाँ पे x मान के क्यों करें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें हमें कोई नया ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो आधार अगर हम x मान लेंगे तो ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी, x + 7 हो जाएगी ना सभी की। तो आपको बताना है कि इसका आधार यानी बेस कितना है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये बताइएगा सभी लोग कि समकोण त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला कितना होता है। तो देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार यानी बेस इंटू ऊंचाई, यही होता है ना यहाँ पर। तो हमारे हिसाब से देखिए एक सेकेंड, ये हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, लेकिन क्वेश्चन में जो क्षेत्रफल दिया हुआ वो कितना दिया हुआ 30 दिया हुआ। तो देखेंगे यहाँ पर 1/2 इंटू बेस हमने कितना माना x और ऊंचाई हमने कितनी मानी x + 7 इक्वल टू में कितना 30। तो देखिए ये डिवाइड में इधर आगे किस में हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा x इंटू x + 7 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 13 × 2 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर, या तो आप इसको द्विघात समीकरण बना के सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप इसी पार्ट में आप ऑप्शन रखिएगा। अगर देखिए यहाँ पर ऑप्शन रखते हैं, अगर हम सपोज पहला ऑप्शन रखते हैं तो देखिए यहाँ पर 5 इंटू में 7 × 5 12, 12 का 5 में गुणा करेंगे 60 हो जाएगा। आंसर मैच हो रहा है ना यहाँ पर। तो यहीं से जो आपका आंसर हो जाएगा वो 5 मीटर आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको द्विघात समीकरण बनाना चाहते हैं द्विघात समीकरण बनाएंगे। देखिए x² + 7x और ये माइनस में 60 इक्वल टू में कितना 0 आ जाएगा। अब थोड़ा सा हम और नीचे यहाँ पर बढ़ते हैं, देखिएगा सभी लोग। आप 60 के ऐसे मल्टीपल करिए कि माइनस यानी घटाने पर 7 आ जाए। तो इसके x² प्लस तो 12 में 5 घटाएंगे तो मल्टीपल 12 और 5 का मल्टीपल भी जो हमारा होता है वो कितना होता है 60 होता है। दोनों का माइनस करेंगे 7 आएगा, -60 इक्वल टू 0। इसको और थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। और एक वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू -12 आ जाएगी। तो ये हम कभी लेंगे नहीं और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा x का मान आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा। वैसे आपको यहाँ पर द्विघात समीकरण बनाने की मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जैसे ही ये वाला पार्ट वहाँ पे क्लियर हो तुरंत आप इस वैल्यू को यहाँ पर यानी कि ऑप्शन उठा के रखिए, जो भी आंसर सेट हो जाए वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो x का मान यहाँ पर हो जाएगा कितना 5 और ये आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो बेस हो जाएगा वो यहाँ पर जो बेस हो जाएगा, यहाँ पर जो बेस हो जाएगा वो हमारा 5 हो जाएगा और जो लंब हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 12। जो भी पूछेगा आप आंसर बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बोला गया है कि दी गई संख्याओं में निम्नलिखित में कौन सा सही है। देखिए बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है।
आपको एक बात यहाँ पे बता दें कि ये जो फ्रैक्शंस का टॉपिक है, जो नंबर सिस्टम का है उसका टॉपिक है, इसका क्वेश्चन है। अच्छा, जैसा कि हमने पेपर्स में देखा है कि ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस यानी कि फ्रैक्शंस में कौन छोटा है कौन बड़ा है, इस टाइप के क्वेश्चंस परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहला काम क्या करना होता है, देखिए हर एक फ्रैक्शन में देखो यहाँ पे पहली चीज़ तो बता दें कि इसमें 4 से 5 रूल होते हैं जो कि आपके फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को आसान बनाते हैं, ठीक है ना। तो वो रूल अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग अलग अप्लाई होते हैं, और वो रूल कहाँ पर अप्लाई होते हैं वो तो हम डिटेल में टॉपिक में ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट केवल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके हर एक संख्या में देखो ये चीज़ें कॉमन है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर कॉमन है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। देखिए इधर लिखा हुआ है आपका 13 डिवाइड बाई 21, इधर लिखा हुआ है 57 डिवाइड बाई 97, और इधर लिखा हुआ है 52 डिवाइड बाई 94, और फिर आगे लिखा हुआ है 36 डिवाइड बाई 79, ये लिखा हुआ है ना। तो आप सारे के सारे ऑप्शन में ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर सब में फ्रैक्शन में अंश छोटा है और हर बड़ा है, यानी न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, ये हर क्वेश्चन में देख रहे हैं ना। तो आप एक काम करिए, इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दीजिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा सॉल्व करना। रिवर्स करने का मतलब क्या है, देखिए 21 डिवाइड बाई 13, 97 डिवाइड बाई 57, 94 डिवाइड बाई 52, 79 डिवाइड बाई 36, आप ये कर देंगे ना। अब देखिए आपके लिए इन संख्याओं में भाग करना बहुत आसान है ना। यहाँ पर तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इन सभी संख्याओं को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने का मतलब जब 13 से भाग करेंगे 21 को तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.61। जब 97 में 57 से भाग करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1.70, और जब 52 से भाग करेंगे 94 में तो आपका आ जाएगा 1.80, और इसमें जब भाग करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.19, आ जाएगी ना यहाँ पर। अच्छा ये देखिए ये सबसे छोटा है, यहाँ पर आ रहा है ये सबसे उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, लेकिन यहाँ पर क्या किया था, ये चीज़ें तब आ रही थी जब हमने चीज़ों को रिवर्स किया था ना। इसका मतलब जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी वो सबसे छोटा होगा, और जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी वो सबसे बड़ा होगा। ये चीज़ तो समझेंगे ना यहाँ पर। तो देखिए बस हमें यहाँ पर वैल्यू को डिसाइड करना है। देखिए अच्छा ये वाला सिंबल कौन सा होता है, ग्रेटर देन या लेस देन, तो आपका ये वाला जो सिंबल होता है ये वाला होता है लेस देन का सिंबल होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, आपको हमने बताया कि सबसे छोटा ये वाला पार्ट होगा जहाँ पर 17 और 36 लिखा होगा। तो देखिए ये वाला जो ऑप्शन आपका सेट हो रहा है ना, ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर ये देखिए इस वाले ऑप्शन, चौथे ऑप्शन में देखिए थोड़ा थोड़ा सेट हो रहा है। यहाँ पे देखिए सबसे छोटी ये संख्या, उससे बड़ी ये संख्या, उससे बड़ी ये संख्या, उससे बड़ी ये संख्या। देखो यहाँ पर सबसे पहले 36/79 लिखा हुआ है, फिर जो है 52/94 देखो यहाँ लिखा हुआ है, फिर 57/97 लिखा हुआ है, फिर 13/21 लिखा हुआ है। तो आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, और ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमें करना क्या होता है, आपस में हम चीज़ों को भाग कर लें, डिवाइड कर लें आपस में संख्याओं का, तो जो छोटा या बड़ा आता है वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप आंसर को दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। या फिर इस क्वेश्चन में और भी कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन जब समय समय पर क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको नए नए तरीके बताते रहेंगे अभी हम, ठीक है। इसमें परेशान मत होइएगा कि ये अगर ये बड़ी संख्याएं पेपर में, अगर बड़ी संख्याएं आ जाएंगी तो हम इसको कैसे करेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। छोटे छोटे से 13 और 57 वगैरह वगैरह से भाग है, तो आप ये छोटी छोटी संख्याएँ हैं, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा इसका आंसर कितने लोगों का सही हुआ था, कमेंट बॉक्स में एस लिख के भेजें, कितने लोग इस आंसर को सही कर पाए थे, ठीक है, जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लिखा हुआ है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है और उन दोनों संख्याओं का अनुपात 7:2 है, बताइए उनका गुणनफल कितना होगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो 50 दिया हुआ है, और दोनों संख्याओं का जो रेशियो है A/B वो दिया गया है 7:2 दिया गया यहाँ पर। तो उनका मल्टीपल बताना है। देखिए सभी लोग तो अभी देखिए हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको ये बताया था कि क्वेश्चन में जो भी कंप्लीट पार्ट दिया है, देखिए यहाँ पे जैसे देखो माइनस करके यानी घटा के दिया गया है, तो आप भी इन दोनों को घटा दीजिए। 7 और 2 का घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 5। हमारे अकॉर्डिंग 5 आएगा, लेकिन क्वेश्चन में 50, तो 1 = कितना हो जाएगा 10।
1 = 10 आ जाएगा ना। अब आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि बताइए इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। देखिए 1 = 10 तो 7 = कितना हो जाएगा 70, और 2 = कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना। और अगर इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो 70 और 20 का मल्टीपल कितना हो जाएगा 7 2 जा 14 और 2 0 आ जाएंगे। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी 1400, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देख रहे होंगे क्वेश्चन आपके बहुत आसान है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इस पेपर में आए हुए हैं। ऐसा मत समझिएगा कि क्वेश्चन आसान आसान हमने चूज किए हैं, पेपर में है, और पेपर की आपकी पूरी की पूरी PDF आपको दे दी जाएगी यहाँ पर। और साथ में ये जो PDF है कौन सी, इसमें केवल जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन है, ये वाली भी PDF आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बोला गया है कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपयों के 2 वर्ष बाद 20% वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे। आपको ये चीज़ यहाँ पर बतानी है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर जो ब्याज है वो हमारा कैसा लग रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि जो क्वेश्चन है वो हमारा CI का क्वेश्चन है यहाँ पर। अच्छा, फिर ब्याज कैसा है, हाफ अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली ब्याज लग रहा है। तो अगर अच्छा फिर देखो टाइम हमारे यहाँ पे कितना दिया हुआ है, टाइम हमारा 2 वर्ष का दिया हुआ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी कितनी दी हुई है 20% वार्षिक है, लेकिन ब्याज हाफ ईयरली लग रहा है। तो यहाँ पर ब्याज की दर हाफ ईयरली इसको भी करेंगे तो ब्याज की दर हमारी कितनी हो जाएगी 10% हो जाएगी, क्योंकि हाफ ईयरली में कितना करते हैं आधी करते हैं ना ब्याज, तो ये 10% हो जाएगी। अच्छा ये देखिए, अगर हमने ये आपकी हाफ ईयरली ब्याज की दर है, ठीक है। तो अगर ब्याज की दर हाफ ईयरली है तो समय को भी तो अर्धवार्षिक में कन्वर्ट करेंगे ना। तो 2 वर्ष में टोटल कितनी छमाही होंगी, तो 2 वर्ष में हमारे पास आएंगी 4 छमाही आ जाएंगे ना। 2 वर्ष में पास 4 छमाही हो जाएंगी। और जो प्रिंसिपल है वो आपका दिया हुआ है 80,000 रुपये, ये आपका दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि क्या बताना है, कितने रुपए हो जाएंगे, यानी कि आपको अमाउंट बताना है। तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा, एज करें, ये जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है ना, इसमें कुछ हमने यूनिक कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, साथ में हमने वहाँ पे आपको फॉर्मूला भी बताया था। लेकिन हमने जो ऑफलाइन पढ़े हैं उनके लिए बात बता रहे हैं हम, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो हमने आपको ये बताया था कि अगर ब्याज हमारा 1 साल, 2 साल या 3 साल, मतलब या 1 छमाही, 2 छमाही, यानी कि कुल अगर 3 स्लॉट में अगर हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला होता है तो हम फॉर्मेट से क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो फिर हम सीधे फार्मूला लगा देते हैं, क्योंकि फार्मूला हमारे लिए थोड़ा सा आसान बैठता है। तो आप ये देखिए फार्मूला हमारा क्या होता है, A = P 1 + R/100⁴ n, ये तो फार्मूला होता है ना। देखिए प्रिंसिपल हमारा कितना दिया हुआ है 80,000 दिया हुआ है, 1 + R का मतलब ब्याज की दर कितने % है यहाँ पर, ब्याज की दर 10/100, और पावर में कितना आएगा, कितने समय है यहाँ पर 4 आ जाएगा ना सभी का। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो = 80,000 × 10 एकम 10, और ये कितना 11/11 / 10, और इसकी पावर में हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ना सभी का। एक स्टेप और आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, देखिएगा सभी लोग। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, अगर इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा, एक एक स्टेप आपको यहाँ पर बता रहे हैं, 80,000 × 11 × 11 × 11 × 11 डिवाइड बाई 10 × 10 × 10 × 10, ठीक है। आप शॉर्टकट भी अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0, 4 0 कैंसिल हो गए ना यहाँ पर। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे, 11 11 11, 3 बार 11 का मल्टीपल कितना होता है 1331 × ये लिखा हुआ है 8 और ये लिखा हुआ है 11। अगर आप इन सभी का मल्टीपल करेंगे ना यहाँ पर, अगर आप सभी को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 117,128 रुपये, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ये मल्टीपल आप लोग कर लीजिएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इसके अकॉर्डिंग मतलब आपका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर आपको आ गई होगी, क्लियर हुई ना। यहाँ पर आप बिल्कुल इसमें ये कंफ्यूज मत होएगा कि हमने यहाँ पे फॉर्मूले से क्वेश्चन क्यों सॉल्व किया है। फॉर्मूला से क्वेश्चन आसान हो रहा था इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूले से कर दिया। बाकी आप चाहे तो फॉर्मेट से भी कर सकते हैं, फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मेट हम आपको बता ही चुके हैं, जो ऑफलाइन पढ़े हैं वहाँ पे हमने फॉर्मेट बताया है कैसे करते हैं क्वेश्चन, तो आप उसमें फॉर्मेट में करिए। या फिर जो हमने ये पैटर्न बताया, ये पैटर्न भी बहुत अच्छा है, क्योंकि पैटर्न में देखो मुश्किल से 2 लाइन का क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 लाइन में देखो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो हमारे हिसाब से पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज़ और है, कुछ विद्यार्थी हमेशा शॉर्टकट के पीछे भागते हैं, तो आपको एक बात बता दें
कि अगर आपको मैथ जैसे सब्जेक्ट में स्कोर करना होता है ना, तो केवल आपको शॉर्टकट नहीं पता होने चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। कुछ क्वेश्चन आपको समझने भी होते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है कि कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन हमने घर पे पढ़ा होता है सेम टू सेम हमारा पेपर में आ जाता है, तो हम देखते ही क्वेश्चन को टिक कर देते हैं। कई फॉर्मूले भी हमें याद करने पड़ते हैं, क्योंकि कई बार फॉर्मूले से क्वेश्चन हमारा जल्दी आता है। कई बार हमें ट्रिक याद करनी पड़ती है, ट्रिक हमें समझनी होती है, क्योंकि कई बार हमारा ट्रिक से क्वेश्चन जल्दी आता है। तो ये कंफ्यूज इसमें मत रहिए कि हम ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे या फॉर्मूले से ही करेंगे या कॉन्सेप्ट से ही करेंगे। आपको जिस क्वेश्चन में जो चीज़ बेस्ट लग रही है आप उससे करिए, कोई ज़रूरी नहीं ट्रिक से करिए, कोई ज़रूरी नहीं फॉर्मूले से करिए, कोई ज़रूरी नहीं किसी तरीके से करिए, आपको जो बेस्ट लगे आप वो तरीका अपनाइए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला 11। देखिए, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो बताइए पिता की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। देखिए सभी लोग, देखिए 26 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब ये बोला गया है यहाँ पर 26 वर्ष बड़े होने का मतलब ये है कि पिता और पुत्र की जो आयु का अंतर हो जाएगा वो 26 वर्ष हो जाएगा। अच्छा, इसमें यहाँ पर हमारे हिसाब से ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि पिताजी की आयु में पुत्र की आयु को क्यों घटाया, क्योंकि सभी को ये चीज़ पता होगी कि पिता की आयु हमेशा ज़्यादा होती है और पुत्र की आयु हमेशा क्या होती है, कम होती है। और दोनों की आयु का जो अंतर दिया हुआ है 26 ईयर दिया हुआ है। फिर बोला गया है कि 3 वर्ष बाद, आयु के क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर पिछली क्लास में भी हमने वीडियोज़ में बताया है। 3 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का देखो रेशियो दिया गया है। क्या दिया गया है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो किसकी आयु 3 गुनी होगी, पिता की आयु किससे, बेटे की आयु से। तो इसका मतलब इन दोनों की आयु का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा ना सभी का। अच्छा, अब देखें सभी लोग, आप सभी ने जो है अगर एज का टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है तो वहाँ पर हमने आपको एक चीज़ कॉमन बताई थी और हमने आपसे ये कहा था कि इस पॉइंट को कभी भूलिएगा नहीं, इस पॉइंट को आप हमेशा याद ही रखिएगा जब भी आपके सामने एज का क्वेश्चन है। वो हमने पॉइंट क्या बताया था, हमने ये पॉइंट बताया था कि किन्हीं भी 2 व्यक्तियों की जो आयु का जो अंतर होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। आप सभी को याद होगा ना कि किन्हीं भी 2 व्यक्तियों की जो आयु का अंतर होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं, बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है, सारी बातें याद रखनी है। तो अगर आज की डेट में दोनों की आयु का अंतर 26 वर्ष है तो 3 साल बाद भी तो आयु का अंतर 26 वर्ष हो जाएगा, होगा ही नहीं होगा, क्लियर हो रहा होगा ना सभी का। तो आप ये देखिए हमारे अकॉर्डिंग आयु का अंतर यहाँ पर कितना है, 2, और क्वेश्चन में आयु का अंतर कितना है, 26। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26/2। तो 1 इक्वल टू हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी ना सभी की। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 13। तो 1 की वैल्यू 13 आ रही थी, तो दोनों की आयु बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम 13 का गुणा करेंगे तो इसकी आयु हो जाएगी 13 ईयर, और इसमें भी हम 13 का अगर गुणा करेंगे तो इसकी आयु हो जाएगी यहाँ पे 39 ईयर हो जाएगी ना यहाँ पर। यानी कि पुत्र की आयु हो गई 13 वर्ष और पिताजी की आयु 39 वर्ष। लेकिन ये कब की आयु हुई, ये आयु हुई 3 वर्ष बाद की, ये तो आयु हुई ना यहाँ पर। लेकिन आपको बताना क्या है, आपको बताना ये है कि पिता की वर्तमान आयु बतानी है। देखिए अगर 3 साल बाद पिताजी 39 साल के हैं तो आज पिताजी कितने साल के हो जाएंगे, तो आज पिताजी 3 साल छोटे रहे होंगे ना, तो आज पिताजी की जो आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 36 वर्ष। और ये आपका ये आंसर हो जाएगा। इसका मतलब जो इसमें ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। क्लियर है ना यहाँ पर। बस आपको एक पॉइंट याद देना था यहाँ पर कि किन्हीं भी 2 व्यक्तियों की जो आयु का अंतर है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। क्लियर हो गया ना। तो जो भी पुराने टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है तो वो आप टॉपिक एक बार जो रिवीजन पे ज़रूर रखिएगा। मतलब ऐसा ना हो कि आज अभी आप पढ़ें और कल भूल जाएँ। तो ये चीज़ अगर आप करते हैं, आपके साथ होती हैं, तो शायद थोड़ी सी समस्या आपके साथ आगे भी बनी रहेगी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लिखा हुआ है कि इन सभी संख्याओं की यानी कि 25, 23, 26, 29, 31, 39 और 11 की माध्यिका बताइए। तो माध्यिका बतानी है तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करिए इसका आंसर आपका कितना आ रहा है, आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना हो रहा है। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, बताइए सभी लोग। चलिए देखें,
माध्यिका बताने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारे पास संख्या है उनको आप असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आएगा 11, 11 के बाद हमारा आएगा उससे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है यहाँ पर 23, 23 के बाद 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 39 हो जाएगी यहाँ पर। अब इसमें आप देखिए कि जो बीच की संख्या हो जाएगी वही माध्यिका। देखिए ये दो किनारे कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बीच में संख्या कौन सी बची 26 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, माध्यिका को हमेशा बीच वाली संख्या होती है, आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, आंसर्स सभी लोग लगातार देते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है कि एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज, एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि वह 3% अधिक दर पर निवेश की गई होती तो 900 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो मूलधन बताइए कितना होगा। एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो क्वेश्चन है वो आपका एसआई का क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया, तो यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है वो 6 ईयर का दिया गया है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, यानी कि पहले कुछ भी रही होगी, अगर उसमें 3% और अधिक होती तो 900 रुपये अधिक प्राप्त होते। अगर 3% ब्याज और जोड़ा जाता तो 900 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो मूलधन बताइए। तो सभी लोग बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा कि देखिए हमसे ये बोला गया है कि 3% अधिक होती ब्याज की दर, ये बोला गया ना यहाँ पर, तो 900 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो देखिए हमारे अकॉर्डिंग जो धनराशि है वो कितने परसेंट अधिक हो रही है। देखिए 6 का 3 में गुणा करें कितने हो जाएगा 18%, 18% अधिक मिल रही है, लेकिन क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। तो 1% इक्वल टू हो जाएगा 900 बट डिवाइड बाई 18। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान हमारा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा ना। यहाँ पर एक सेकेंड, इसको देखिए परसेंटेज गलत लिख गया, तो यहाँ पर 1% का जो मान आएगा वो आपका 15 आ जाएगा। और हमेशा जो धन होता है वो हमेशा 100% होता है। 100% के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो 50 में जैसे हम 100 का गुणा करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका कितना 5000 रुपये, और ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विद इन सेकेंड्स में आप क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। आशा है सभी लोग को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा ना। ये वाला कंफ्यूज मत होइएगा किसी भी क्वेश्चन में। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 14। टोटल यहाँ पे 40 क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोग फास्ट करते हैं नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। बोला गया कि 2/5 + 2/9 डिवाइड बाई, इसको सर गए। ये देखिए ये आपका क्वेश्चन को होमवर्क है, इसको हम नहीं बताएंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये आपको होमवर्क में करना है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आगे लिखा है कि पी कार्य को करने में क्यू से 2 गुना सक्षम है। दोनों साथ मिलकर काम को 22 दिनों में करते हैं। क्यू अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए अभी इस टाइप के क्वेश्चन को हमने बताया है। एक क्वेश्चन हमने बताया था, बता देते हैं कौन सा नंबर क्वेश्चन था। एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 के तरीके का ये क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखो हम एक क्विक वे में इसको सॉल्व कर लेते हैं। पी और क्यू की पी कार्य करने में क्यू से 2 गुना सक्षम है। दोनों की क्षमता का अनुपात 2:1 है। आपसे बोला गया कि दोनों जो मिलकर काम को करते हैं वो 22 दिन में करते हैं, तो हमने लिखा 22 दिन। अगर दोनों जुड़ेंगे तो कितनी क्षमताएं हो जाएंगी 3 क्षमताएं कितने दिन में 22 दिन में। तो एक क्षमता कितने दिन में 22 × 3 दिन में हो जाएगा ना सभी का। आपसे बोला गया क्यू अकेला कितने दिन में करेगा, तो क्यू की क्षमता कितनी है 1 है। तो अगर क्यू की वैल्यू निकालनी है तो 22 × 3 डिवाइड बाई 1। क्यू की क्षमता 1 है तो 1 से भाग करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 66 डेज, और ये आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा ना सभी का। ये क्वेश्चन आपको देखो एक बार आगे अभी आ चुका है, अभी हमने आपको दिखाया भी था, और फिर से ये वाला क्वेश्चन आपका आया था 66 दिन 66 डेज, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक 2 अंकों की संख्या है, अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। यानी कोई भी एक 2 अंकों की संख्या है वो अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाता है तो वह अपने 27 जोड़े जाएँ तो वह अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाती है। तो दोनों की संख्या क्या है। तो आप एक काम करिएगा, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो आप एक काम करिए ऑप्शन से इसको उठाइएगा।
ऑप्शन से उठाइएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए, 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। देखिए, जैसे मान लिया कि सपोज पहला ऑप्शन उठाते हैं 24। देखिए, इनके अंकों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। देखो, क्या 6 का 4 गुना 24 है, तो सही है। तो इसका मतलब पहली कंडीशन आपकी सही हो रही है। अगर इसमें 27 जोड़ दें हम, 27 जोड़े कितना आएगा, 7 और 4 11 और 51। तो देखिए, अगर इसमें 11 जोड़ दें तो क्या ये संख्या अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो रही। देखो, क्या ये 6 का 7 गुना है, नहीं है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। यहाँ पर बहुत आसान से इसको सॉल्व करिए। जैसे हमने संख्या 12 उठाई, 12 के अंकों का योग कितना है, 3। देखो, क्या ये 3 का 4 गुना है, तो देखिए 3 का 4 गुना 12 होता है। पहली कंडीशन मैच हो रही है। लेकिन अगर इसमें 27 जोड़ते हैं, 27 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 39। क्या ये इसकी 7 गुना है, 7 मल्टीपल्स है, ये नहीं है ना ये। तो इसका मतलब ये भी आपका आंसर गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये भी। ऑप्शन 13 उठाते हैं, 48 का अंकों का योग कितना हो जाएगा, 8 4 12। देखो, क्या इसकी 4 गुना है, तो आप देख पाओगे 4 गुना मैच हो रही है। लेकिन अगर इसमें 27 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 7 15, 4 2 6 75। देखिए, 75 क्या इसका 7 गुना है, नहीं है। तो इसका मतलब ये भी आंसर गलत है। जब एक ही बचा चौथा तो यही आंसर ही होगा। आप देख लेते हैं, अगर आपको देखना ही है तो देखिए 36 का योग कितना हो जाएगा, 9 का देखो 4 गुना है तो है यहाँ पर। अगर इसमें 27 जोड़िए कितना हो जाएगा, 53। देखो, क्या ये 7 गुना हो रही, तो ये भी 7 गुना हो रही, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा ना। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर कभी गुने वाले ये टाइप के क्वेश्चंस हैं तो ऑप्शन से उठाइए तो ज़्यादा बेस्ट होता है। कई बार हम ऑप्शन से भी उठाते हैं, कई बार दूसरे भी कॉन्सेप्ट ऑब्स्पेक्ट हमारे पास होते हैं। तो आपका आंसर डी आ जाएगा, 36। क्वेश्चन देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर 17। एक नाव धारा के विरुद्ध दिशा में शहर एक्स से वाई की ओर जाती है और धारा की दिशा में शहर वाई से एक्स की ओर आती है। यार, स्थिर स्थिर पानी में नाव की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे। तो पूरी यात्रा में औसत गति बताइए। देखिए सभी लोग, सबसे पहले आप सभी लोग क्वेश्चन को करिए अपनी तरफ से, बाकी हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, हमने मान लिया धारा की चाल x है और उसका मान दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दिया हुआ है ना। और ये पानी की चाल है और धारा की गति क्वेश्चन में y हमने मानी और इसमें दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। यहाँ पर अगर नाव धारा की दिशा में जाएगी तो दोनों चालों का योग हो जाएगा और दोनों चालों का योग आ जाएगा हमारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा यहाँ पर। अगर धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तो दोनों का अंतर हो जाएगा, दोनों का अंतर करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यही बोला गया ना, एक बार धारा के विरुद्ध जाती है और एक बार धारा की दिशा में जाती है। जब धारा की दिशा में जाएगी तो उसका चाल हो जाएगी 50 किलोमीटर और धारा के विपरीत जाएगी तो उसकी चाल हो जाएगी 30 किलोमीटर। तो आपको बताना, नाव की एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है कितनी होगी। तो सभी लोग जिन्होंने टॉपिक पढ़ा होगा तो वहाँ पे हमने बताया था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया था हमने, 2xy अपॉन x प्लस वाई। याद आ रहा है ना सभी को। 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी, x का मतलब यहाँ पर इसको दूसरे फॉर्म में लिखेंगे, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे यहाँ पर। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मेट होता है ये होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। याद आ रहा होगा ना सभी को। तो a का मतलब धारा की दिशा में चल, b का मतलब धारा की विपरीत दिशा में चल। देखिए 2 इंटू a का मतलब 15, b इंटू 30 यहाँ 30 बटे 50 प्लस 30 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका नीचे का योग 80 आएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब आप पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 37.5 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, आप जितनी जल्दी इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा और बहुत आसान सा क्वेश्चन था। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, क्वेश्चन बोला गया कि धारा की दिशा पानी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोला गया कि एक बार धारा के विरुद्ध जा रही है, जब धारा के विरुद्ध जाएगी तो दोनों चालें आपस में घट जाएंगी ना। तो उसका आंसर आ जाए, उसका घटेंगी तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब दोनों धारा की दिशा में जाएंगी तो जुड़ जाएंगी तो उनकी चालें हो जाएंगी कितनी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। देखिए इसका हमने कॉन्सेप्ट भी आपको ऑफलाइन बेसिस में बताया है, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, सिर्फ हम फॉर्मेट से कर लेते हैं। 2 इंटू ए का मतलब 50, बी का मतलब 30, 2 इंटू 50 इंटू 30 बटे 50 प्लस 30। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 37.5 किलोमीटर पर आवर और आपका ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। आपसे बोला गया पी ने एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी और 10% लाभ पर बेच दिया। यदि उसे 1380 रुपये में बेचता तो लाभ में प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर
वस्तु खरीदी कितने में गई थी? 1200 रुपये में, और बाद में कितने में बेची गई? 1380 रुपये में। तो इसमें प्रतिशत लाभ देख लेते हैं। प्रतिशत लाभ क्या होता है? डिफरेंस कितने का है दोनों में? 180 का इंटू 100 डिवाइड बाई छोटी संख्या का मतलब 1200 रुपये हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 2 जीरो से जीरो कैंसिल, 12 से काटेंगे तो 12 कम 12, 12 पंचे 60, 15% का लाभ होता है उसे। लेकिन पहले कितने परसेंट का लाभ हो रहा था? 10% का। बाद में कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 15% का। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 15% माइनस में 10% इक्वल टू कितना? 5%। और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5% इसका रियल आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा ना सभी का? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, आपसे बोला गया था कि इन सभी ये संख्याएं यहाँ पे लिखी हुई, इनका बहुलक बताइए। बहुलक का मतलब होता है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 72 कितनी बार है? 72 सिर्फ एक बार आया। 74 कितनी बार है? 74 दो बार आ रहा है। 75 1 2 3 1 2 3, 75 तीन बार आ रहा है। 75 तीन बार आ रहा है। 74 कितनी बार आ रहा है? 74 दो बार आ रहा था। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 75। सबसे ज़्यादा बार यही आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 75। ठीक है, बहुलक का मतलब जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही हो। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला गया है? दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 7 और 252 है। तो एक संख्या 28 है, दूसरी संख्या बताइए। तो आपको यहाँ पे पता होगा फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर LCM इंटू HCF, पता है ना सभी का? तो फर्स्ट संख्या हमारी 28 है, सेकंड संख्या में बतानी है। LCM हमारा कितना हुआ है? LCM हमारा है 252 इंटू HCF हमारा है 7। 7 से काटेंगे 4 बार जाएगा, 4 से काटेंगे 4 6 24, 6 25, 4 3 12। तो हमारी जो दूसरी संख्या हो जाएगी वो 63 हो जाएगी, वो आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका इसका सही आंसर आ जाएगा। आ रहा होगा ना सभी का? तो 21 का आंसर आ जाएगा 63। क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं ना? थोड़ा सा फास्ट यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। 40 क्वेश्चन है टोटल। चलिए क्वेश्चन 22, आपसे बोला गया है कि दी गई आकृति का अध्ययन करें और सवालों का जवाब दो। देखो यहाँ पे जो त्रिभुज है, त्रिभुज का मतलब होता है ये लोग चाय पीने वाले हैं, और वृत्त का मतलब है यहाँ पर ये लोग कॉफ़ी पीने वाले हैं, और इसका मतलब है ये लोग यहाँ पर रस पीने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर आपसे ये बताइए कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं? कॉफ़ी पीने वाले यानी कि सर्कल के अंदर जो भी लोग हैं वो सारे के सारे कॉफ़ी पी रहे हैं यहाँ पर। बस इन्हीं का जोड़ कर दीजिए। यहाँ पर सर्कल के अंदर कितने लोग हैं? 43 प्लस 45 प्लस 30, एक सेकेंड, एक मिनट 43 45 प्लस 23 प्लस 15 प्लस 38 आ रहा है ना यहाँ पर? अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे 45 43 इन सभी को अगर आप जोड़ेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पर 164, और ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 5 3 8, 8 3 11, 11 5 16, 16 24। ठीक है, सही आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 164, राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर हो गया ना सभी का? क्वेश्चन बहुत आसान है, कंफ्यूज मत होइएगा किसी भी चीज़ को लेकर। बोला गया कि कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं लेकिन रस नहीं पीते, यानी कि रस को इंक्लूड करना है, मतलब कि ऐसे लोग जो इस कंडीशन में हैं उनको हटा देना है, बाकी सब जोड़ देना है। जो लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं लेकिन रस नहीं पीते, यानी कि चाय और कॉफ़ी तो पीते हैं लेकिन रस नहीं पीते, तो ऐसे व्यक्ति कौन कौन है? तो देखिए जैसे ये 43 जो लिखा हुआ है ये लोग केवल कॉफ़ी पी रहे हैं। 38 लिखा हुआ है ये लोग कौन पी रहे हैं? ये केवल कॉफ़ी पी रहे हैं। लेकिन 45 जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये चाय भी पी रहे हैं, क्योंकि ये सर्कल में भी है और ट्रायंगल में भी है। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 45। यानी ये लोग सर्कल में हैं जो ये चाय भी पी रहे हैं और कॉफ़ी दोनों पी रहे हैं यहाँ पर। क्लियर हुआ ना यहाँ पर? अगला क्वेश्चन देखिए, कितने लोग रस और चाय पीते हैं? यानी कि कितने लोग रस यानी कि ये चतुर्भुज
और चाय, चाय का मतलब त्रिभुज, लेकिन सर्कल नहीं होना चाहिए। लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं, देखिए, यानी कि त्रिभुज और चतुर्भुज में कॉमन कौन सा है, लेकिन सर्कल नहीं होना चाहिए, वो केवल 36 है, तो इसका 36 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना सभी का, और ये आपका इसका राइट आंसर हो। देखिए बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, एक नए एस्पेक्ट है यहाँ पर, बस आपको सीखनी है। बहुत जल्दी जल्दी से हम देखो क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। लिखा हुआ है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 13 है, यदि इन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घटती है, तो बदली हुई संख्या बताइए। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं 85, 76, 67 और 58, ये चारे के चारों जो हैं, इन ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इन सभी के अंकों का योग 13 आ रहा होगा। आप अगर जोड़ के देखेंगे तो सभी के जो अंकों का योग आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 13 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर मानते हैं, एक कुछ वैल्यू मान के चलते हैं, मान लेते हैं कि जो हमारी प्रारंभिक संख्या है वो कितनी है, 85 है। प्रारंभिक संख्या हमने 85 मानी है, तो देखो अंकों का योग इसका 13 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आ रहा है। अगर अंकों को पलटते हैं तो अंकों को पलटेंगे कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। तो देखिए लिखा हुआ है संख्या 27 से घटती है, इसका मतलब इस संख्या में अगर 27 कम कर देंगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी। क्या देखो 27 कम करने पर आ रही है, तो आप देख पाएंगे कि तो आप देख पा रहे होंगे कि 27 कम करने पर ही आपका 58 आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जो बदली हुई संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 58, और इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, चौथा आ जाएगा। लेकिन अगर हम ये मान लेते हैं कि अगर हम संख्या 58 ले रहे होते तो इसको अगर हम पलटते तो इसका 85 हो जाएगा। तो देखियो कि 58 में 27 घटाने पर 85 नहीं आ सकता है, 27 जोड़ने पर 85 आता नहीं आता। तो आपसे बोला गया 27 से घटती है, इसका मतलब 27 घट रही है। तो अगर आप 85 में अगर इसको हम देखें तो 85 में अगर 27 घटाएंगे तो देखो 58 आ रहा होगा ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 58 हो जाएगा, और यानी कि बदली हुई जो संख्या होगी वो 58 हो जाएगी। क्लियर हो गया ना सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26। बोला गया है कि पी की लंबाई 5 फीट है, 1 मिनट। बोला गया पी की लंबाई 5 फीट है, उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई 7 फीट है। उसके बाद उसने मापा कि स्कूल की इमारत की परछाई 42 फीट है, तो स्कूल की इमारत की लंबाई बताइए। अब सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, जरा सा सॉल्व करिए जरा सभी लोग इस क्वेश्चन को। आसान सा क्वेश्चन है, फिर हम बताएं इस क्वेश्चन को। 10 सेकंड का समय है आपके पास, 10 सेकंड का समय है आप सभी के पास, सॉल्व करिए। चलिए हम बताते हैं आपको, आप लोग सॉल्व करते रहिए। आपसे यहाँ पे बोला गया है कि पी की जो परछाई है, पी की परछाई यानी कि इसको मिटा दे रहे हैं हम, पहले फिर सॉल्व करते हैं। पी की यानी जो पी व्यक्ति है उसकी जो परछाई है, पी की लंबाई जो है वो 5 फीट है और उसकी परछाई जो है वो कितना है, 7 फीट है यहाँ पर। तो P के बारे में लंबाई और परछाई का अनुपात दिया हुआ है 5:7 है यहाँ पर। फिर उसने मापा कि स्कूल की परछाई, ये तो P के बारे में। अब स्कूल के बारे में देखो, स्कूल की परछाई 42 फीट है, तो आपको बताना है कि स्कूल की इमारत की लंबाई, यानी ये वाला पार्ट आपको बताना है। देखो 7 का कितने गुना 42 है, 6 गुना 42 है ना यहाँ पर, तो इसका भी 6 गुना कर दो। 5 का 6 गुना कितना होता है, 30, और ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नहीं समझे अभी, फिर से एक बार बता रहे हैं, देखो बहुत ध्यान से समझिएगा सभी लोग। पी के बारे में देखते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे लंबाई और परछाई के बारे में बोला गया। देखो पी की लंबाई बोला गया 5 फीट और पी की परछाई 7 फीट। सेम कंडीशन में अगर उसके बाद उसने नापा कि जो एक स्कूल है उसकी परछाई जो है 42 फीट बनती है, तो आपको बताना है कि उसकी जो लंबाई कितनी हो जाएगी। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर आप हमसे ऑफलाइन बैच पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन हमें पढ़े थे। कहाँ पर हमें पढ़े थे, मिश्र समानुपात, कंपाउंड प्रोपोर्शन का टॉपिक हमने पढ़ा था वहाँ पे, यानी इसको एकिक नियम भी कहते हैं। एकिक नियम वाले पार्ट में हमने आपको इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे, अगर आपको याद होगा तो। देखिए 7 का कितने टाइम्स 42 होता है, 6 टाइम होता है ना, तो 5 का भी 6 गुना कर दो। 5 का 6 गुना कितना, 30, और ये आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हल करिए। ये आपका होमवर्क है, ये आपको स्वयं लोग इसको हल करिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो आपको दे रहे आंसर, आपको इसमें PDF देखिएगा, PDF में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन बोला गया कि 12 मीटर और 17 मीटर लंबे खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं, उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके शीर्ष छोरों के बीच की दूरी बताइए। देखिए एक खंभा है 12 मीटर का, एक खंभा है 17 मीटर का, हो जाएगा। ये 12 मीटर है और ये का टोटल और टोटल ये आपका टोटल 17 मीटर है यहाँ पर। तो अगर ये वाला 12 हो जाएगा, ये वाला भी 12 हो जाएगा। अच्छा, आपसे बोला कि उनके पैरों के बीच की दूरी 12 है, तो ये भी 12 हो जाएगा। अगर इतनी वैल्यू 12 हो जाई तो ये वाली कितनी बची, ये वाली आपकी 5 बची। ये देखो 12 ये 5, तो ये कितना होगा, याद आ रहा है कुछ पाइथागोरस थ्योरम में हमने आपको ये बताया था, ट्रिपलेट निकालना बताया था। अगर आपको ऑफलाइन बैचेस की चीज़ें याद होंगी तो ट्रिपलेट बताया था। तो अगर ये 12 5 होता है तो ये हमेशा 13 आती है और ये आपका आंसर हो जाएगा 13 मीटर, बताया था हमने आपको। अगर आप इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इस वाले ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, बताई थी हमने आप सभी को। 12 के स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ेंगे आ जाएगा 169 आ जाएगा यहाँ पर। अगर कर्ण निकालेंगे तो इसको अंडर रूट लाना पड़ेगा, तो अंडर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 और ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 13 मीटर। हाइट एंड डिस्टेंस है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 90 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए इधर सभी लोग, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग साथ में सॉल्व करिएगा। 90 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो अगर आप देखेंगे CP बटे SP बराबर कितना हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 90। सॉल्व करेंगे 30 से काटेंगे, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, तो इसका मतलब हो जाएगा CP हमारा 2 आ रहा है तो SP हमारा कितना आ रहा है 3। मतलब कोई चीज़ 2 की खरीदी गई, 3 की बेची गई, कितने रुपए का लाभ हुआ यहाँ पर, इस अनुपातिक मान में 1 रुपये का लाभ हुआ। तो प्रतिशत प्रॉफिट निकालिए, परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू अंतर इंटू 100 डिवाइड बाई छोटी संख्या, 2 से काटेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा कितने परसेंट, 50%, और ये आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आ रहा होगा सभी से, कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी, एक बार फिर से बताएं इस क्वेश्चन को। चलिए देख लेते हैं, हम फटाफट देख लेते हैं कलर चेंज करके। आपसे बोला गया कि 90 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसको मिटा के एक बार लिखते हैं तभी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए 90 वस्तुओं का क्रय मूल्य का मतलब CP, 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का मतलब SP, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। हमने क्या किया यहाँ पे CP और SP का फ्रैक्शन वैल्यू बना ली। यहाँ पे CP बटे SP बराबर हो जाएगा, ये 90 मल्टीपल में था, इधर आएगा किस में नीचे डिवाइड में आ जाएगा 60 डिवाइड बाई 90। सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 2/3 आ जाएगा। मतलब अगर कोई चीज़ 2 रुपये में खरीदी जा रही है और उसको 3 रुपये में बेचा जा रहा है तो लाभ कितने रुपए का होगा, 1 रुपये का होगा ना। तो प्रतिशत लाभ की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने देखो आपको ऑफलाइन बैचेज में एक बात बताई थी कि परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज वृद्धि के इक्वल होता है, ये याद होगा ना सभी को। तो परसेंटेज वृद्धि बराबर होता है अंतर, अभी हमने बताया था अंतर गुणे 100 बटे छोटी संख्या, अंतर 1 है गुणे में 100 बटे 2 और 3 में छोटा कौन है 2। सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा 50% और ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना सभी का। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, एक 45 सेंटीमीटर लंबी और 35 सेंटीमीटर आयताकार चादर के कोनों में से 5 सेंटीमीटर भुजा के बराबर भुजा के 4 वर्ग काटे गए हैं। बची हुई चादर से एक खुला बॉक्स बनाया गया, तो बॉक्स का आयतन बताइए। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान सा है। देखिए हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक बॉक्स है, आयताकार बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में जो लंबाई है वो 45 है और जो चौड़ाई है वो 35 है। हर बॉक्स के कोने कोने से 5-5 सेंटीमीटर की चीज़ें काटी गई हैं, यहाँ पर काटी गई ना यहाँ पर। तो देखिए अगर ये 5 सेंटीमीटर काट देंगे तो देखो 5 इधर काटेंगे तो 5 इधर काटेंगे और 5 इधर काटेंगे तो 5 इधर काटेंगे, तो ये वाला हमारा पार्ट कितना बचेगा 40, सॉरी ये वाला जो पार्ट हमारा बचेगा वो कितना बचेगा, वो हमारा 35 बचेगा। अच्छा सेम 5 इधर भी कटेगा, 5 इधर भी कटेगा, तो ये वाला जो पार्ट होगा वो हमारा कितना बचेगा, यानी कि टोटल 5 और 5 10 घटा देंगे यहाँ पर, तो 35 में 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा 25। सेम इधर बचेगा आपका 35 और इधर बचेगा कितना 25। अच्छा इसका अगर बक्सा बनाएंगे तो कुछ बक्सा ऐसे ही तो बनाएंगे, यहाँ पर ऐसे बक्सा बनाएंगे, ऐसे मोड़ेंगे इनको, यहाँ पर हम मोड़ेंगे ना यहाँ पर। तो जैसे ही आप इनको मोड़ेंगे यहाँ पर तो देखिए अब इधर हमारी जो लंबाई हो गई वो हमारी कितनी हो गई 35 और चौड़ाई जो हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी 25 और ऊंचाई जो हो गई वो हमारी कितनी हो गई 5। तो एरिया होता है L इंटू बी इंटू एस, तो इधर हो जाएगा 35 इंटू 25 इंटू 5
हो जाएगा यहाँ पर। अगर आप इसका गुणा करेंगे तीनों का तो आपका जो गुणा हो जाएगा वो आ जाएगा 4375 मीटर क्यूब, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? एक बार फिर से बताएं। चलो एक बार फिर से बता देते हैं, फिगर को मिटा के एक बार फिर से बताते हैं आपको और अच्छे से क्लियर हो गया। देखिए कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लिया कि ये हमारा एक बॉक्स है, ये बॉक्स है हमारा, इस बॉक्स में सॉरी ये एक हमारा एक प्लेट है, आयताकार चद्दर है। इस चद्दर की जो लंबाई है वो 45 है और जो चौड़ाई है वो हमारी 35 है यहाँ पर। आपसे बोला गया इसके कोने में हर बार 5-5 सेंटीमीटर के कट लगाया गया है यहाँ पर। इसका मतलब ये भी 5, 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 तो 5 इधर से कम हो गया, 5 इधर से कम हो गया, टोटल कितना कम हो गया? 10 कम हो गया ना। तो ये कितना बचा? 40 बचा। इधर भी 5, इधर भी 5 कम, तो 35 में 10 कम हो गया, तो कितना कम बचा? 25। एक मिनट, गलत बोल रहे हैं यहाँ पर। ये दोनों तरफ 10 कम करेंगे तो ये 40 ना बच के ये बचेगा 35, और ये 25, ये भी 35 और ये भी 25, और चद्दर की जो ऊंचाई हो जाएगी, जो पार्ट काटा गया वही तो ऊंचाई हो जाएगी ना। तो 35, 25, 5 सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 4375 मीटर क्यूब, आंसर आ जाएगा आपका। थोड़ा सा तेज़ी से पढ़ा रहे हैं आपको हम, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अभी 30 क्वेश्चन भी पहुँचे हैं, आप कम से कम 1 घंटे का वीडियो हो चुका है और थोड़ा सा भी 10 क्वेश्चन हो रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बोला गया है 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सभी लोग अपने आंसर इसमें कमेंट करें जरा, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ जाता है। शॉर्टकट देखते हैं कितने लोग कैसे क्या लगा रहे हैं इस क्वेश्चन को। बहुत आसान सा है, फिर हम बताएं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन, देखिए प्रथम 20 गुणक है यहाँ पर, तो पहली 20 संख्याएं मतलब 8 के मल्टीपल्स 20 टाइम्स हमें चाहिए, तो इसको ऐसे लिखते हैं हम। 8 के मल्टीपल्स 20 टाइम्स नहीं लिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसा लिख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 तक की संख्याएं हैं और इन सभी में 8-8 का मल्टीपल होना है, तभी तो 8 के गुणज बनेंगे ना यहाँ पर। तो आपका औसत बताना है। तो देखो औसत जब भी इस कंडीशन में बताना हो ना, तो आप ये देखिए कि बीच की संख्या यहाँ पर कौन सी है, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच में कौन कौन सी संख्याएं बच रही हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो बीच की संख्याएं बचाने के लिए आप क्या करिए, यहाँ पर एक बहुत सा छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना है, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। देखिए अंतिम छोरों से दोनों साइड से अंतिम छोरों से संख्याओं को काटने स्टार्ट करिए। 20 और 1 कटा, 19 और 2 कटा, 18 और 3 कटा, 17 और 4 कटा, 16 और 5 कटा, 15 और 6 कटा, 14 और 7 कैंसिल हुआ, 13 और 8, 12 और 9, बचा कौन? बीच में कौन बचा? 10 और 11 बचा। तो 10वें स्थान पर 8 का मल्टीपल कौन होगा? 80 होगा, होगा नहीं होगा। और 11वें स्थान पर 8 का मल्टीपल कितना होगा? 88 होगा। बस इन्हीं का औसत निकाल लीजिए, इन्हीं दोनों का औसत निकालेंगे ना, तो दोनों संख्याओं का योग बटे 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 164/2 का मतलब हो जाएगा 82। एक सेकेंड, 168 हो जाएगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 84, और आंसर हो जाएगा 84। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो बताइए, अगर हो रहा है तो बताइए। बस कन्फ्यूजन मत रखिएगा किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टाइप का। हो रहा है ना? अगर नहीं भी हो रहा है तो वीडियो को एक बार रिपीट करिए, मतलब बैक जाइए 31 नंबर से फिर से देखिए, चीज़ें आपको अपने आप क्लियर होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है x393 11 से डिविजिबल है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? देखिए x393 ये डिविजिबल है 11 से, तो आपको बताना है कि x का मान क्या पॉसिबल है यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर आप एक काम करिए, आप सभी को 11 की डिविजिबिलिटी पता है? डिविजिबिलिटी 11 की विभाज्यता क्या होती है? 11 की विभाज्यता, ये डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर सिस्टम से कई सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिले हैं, डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए सभी लोग, अगर इसमें हम देखेंगे
तो देखिए सभी लोग, तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, किसी भी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग। यानी देखो विषम स्थान का मतलब ये पोजीशन कौन सी है, पहली, और ये कौन सी है दूसरी, ये कौन सी है तीसरी, और ये कौन सी है चौथी। तो विषम स्थानों पर कौन कौन होगा, 3+3 होगा। तो विषम स्थानों के अंकों का योग और तथा सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान का मतलब ऐसी संख्या जो इवन पोजीशन पर हो। तो देखिए 9 की पोजीशन दूसरी है ना, और x की पोजीशन कौन सी है, चौथी है, तो इनकी पोजीशन कौन सी हुई, ये इवन नंबर की पोजीशन हुई यहाँ पर। तथा इन संख्याओं के अंकों का योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से कोई विभाजित संख्या होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन मैच हो रही है तो आपकी संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, 11 की विभाज्यता क्या होती है, किसी दी हुई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग। यानी सम स्थान का मतलब सेकंड पोजीशन कौन है, 9 और x, इनके अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग। विषम में कौन कौन है, 3+3, इनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर x की वैल्यू ऑप्शन से उठा के रखनी है। देखिए x की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो देखो x का मतलब 5 + 9 कितना होता है, 14। 14 में अगर 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9। क्या 11 से विभाजित है, नहीं। क्या 0 आ रहा है, नहीं। इसका मतलब 5 नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर हम 6 रख के देखें, 6 रख के देखें, यहाँ पर देखिए 6 रख के देखेंगे तो 6 + 9 कितना हो जाएगा, 15 में 6 घटाएंगे तो क्या इन दोनों कंडीशन में कोई मैच हो रहा, तो आप देखेंगे इसमें भी मैच नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे 7 रख के देखेंगे तो 7 + 9 कितना होता है, 16। 16 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा, जो कि दोनों में मैच नहीं हो रहा है। ये भी कम कैंसिल हो गया। अब देखो 8 रखो, 8 और 9 कितना होता है, 17। 17 में 6 घटाइए तो कितना आ रहा है, 11। देखो 11 से डिविजिबल है ना, इसका मतलब जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ ना सभी का। तो आप यहाँ पे ऑप्शन रख के देखिए, ऑप्शन जैसे ही रख जाते हैं और आपका आंसर अपने आप आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं यहाँ पर सभी लोग। आपसे बोला गया 13, 19, 21 और 22 का LCM बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस कॉन्सेप्ट पे SSC CGL मेंस लेवल तक में इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपका दिया गया है। बिना कैलकुलेशन के आपको क्वेश्चन करना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 13, 19, 21 और 22 का LCM बताना है। अच्छा, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप इन सभी संख्याओं का गुणा करिए। अगर आप गुणा करेंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो आपको गुणा तो करना नहीं करना है ना। तो उसके लिए आपको देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। हमने जब हम कभी जिन्होंने हमसे ऑफलाइन बैच में ये टॉपिक पढ़ा है तो उनको हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था, 7, 11 और 13 का कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, हमने बताया था। तो आप ये देखिएगा, देखो यहाँ पर 21 में 7 भी है और 22 में 11 भी है और इधर देखो 13 भी है। तो 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल आपका 100% यहाँ पर फॉलो होगा नहीं होगा। अच्छा, इनके डिविजिबिलिटी रूल में 3 छोटे छोटे से नियम होते हैं। क्या होते हैं, अगर किसी एक संख्या की कोई भी एक नंबर लिख लीजिए, 1 से 9 तक का कोई भी नंबर एक लिख लीजिए, अगर वो 6 बार रिपीट हो जाए तो ये संख्या कटेगी 7, 11, 13 से। अगर कोई 2 अंक की संख्या 3 बार रिपीट हो जाए, या फिर 3 अंक की संख्या, जैसे कोई 3 अंक की संख्या 1 to 1 ले लिया, अगर ये 2 बार रिपीट हो जाए तो संख्या 7, 11, 13 तीनों से कटती है। क्लियर हो रहा होगा ना, इसे क्लियर हो रहा होगा। तो देखो या तो रिपीट नहीं हो रहा, ये भी रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन सी और डी ऑप्शन दोनों ऐसे ही कैंसिल हो गए। अब देखो यहाँ पर भी 1 2 4 1 2 4 1 1 4 1 1 4 चीज़ें रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये दोनों आंसर में कोई एक आंसर सही होगा नहीं होगा। अब देखिए साथ में 21 में 3 भी आपका है, 21 में 3 भी है, तो अब यहाँ पे 3 की डिविजिबिलिटी भी देख लीजिए। 3 की डिविजिबिलिटी कहाँ पे फॉलो हो रही है, देखिए सेकंड ऑप्शन में देखिए 3 की विभाज्यता क्या होती है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। देखो 4 2 6 7 7 7 14, 14 3 से नहीं कटता, इसका मतलब ये आंसर भी नहीं सही होगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही होगा, ये आपका 114 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया ना सभी का।
बाकी इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करेंगे, या फिर इसका ऑडियो आर्टिकल या फिर वीडियो आर्टिकल हम आपको एक छोटी सी क्लिप बना देंगे। इसमें डिविजिबिलिटी रूल में 7, 11 और 13 की एक छोटी सी क्लिप बना देंगे और टेलीग्राम चैनल पर इसको अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ पर देखिएगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो, नहीं तो कोई बात नहीं तो आप इसको समझ चुके होंगे। सभी लोग समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। अभी आप नौकरी करने जा रहे हैं, रेलवे में कर्मचारी बनने जा रहे हैं, तो इतना तो आता ही होगा ना सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज हैं। देखिए हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना देते हैं ABC और एक त्रिभुज बना देते हैं DEF। इसमें बोला गया है कि ABCDEF, ABC में BC हमारी 4 है और EF हमारी 7 है। इसका क्षेत्रफल आपका 144 दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। देखिए समरूप त्रिभुज में इसमें एक छोटी सी कंडीशन होती है, क्या होती है, कोई भी एक साइड BC का स्क्वायर बटे, मतलब जो साइड यहाँ लेंगे वही साइड यहाँ लेंगे, EF स्क्वायर बराबर ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल होता है यहाँ पर। तो BC का मतलब 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49 बराबर ABC का मतलब 144 सेंटीमीटर। इसका हमें x बताना है, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये हमारा जाएगा 9 बार, और अगर यहाँ पे देखेंगे x बराबर आ जाएगा, इस 9 का 49 में गुणा करिए, गुणा करेंगे यहाँ पर अगर, तो आपका आंसर आ जाएगा 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ करना सभी का। तो ये समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, इसमें कम से कम 5 से 6 प्रॉपर्टी का मिक्स पार्ट होता है। ये हम आपको जब समरूप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, बस अभी इतना समझिए यहाँ पर, ठीक है। तो आशा है कि ये सभी क्वेश्चन सारे लोगों को क्लियर होंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, अब हम शायद कोशिश करेंगे कि जो इस टाइप के पार्ट हैं, समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, इन सबके छोटे छोटे से एक वीडियो बना के हम सोच रहे हैं पोस्ट करने। लेकिन पहले तो हम क्या करना है, हमें ये जो पेपर्स हैं हमें डेली का डेली डिस्कस करने हैं। ये हमारे 34 क्वेश्चन इस पेपर में थे, 34 से 34 हमने क्लियर किया यहाँ पर, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर वीडियो को करिए, और इसमें वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को भेजिए सभी लोग, ठीक है। अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब कराइए। आपके सब्सक्राइब और लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है, और अधिक से अधिक वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। और ये जो PDF है आपकी, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।